Pizzerians. We are Pizzerians. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल ESZ एकेडमी और मैं हूं कपिल। दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद आज हम लोग सोम की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो लास्ट वीडियो में मैंने जहां छोड़ा था उसी के बाद से कंटिन्यू कर रहा हूं इस वीडियो में। तो आशा करता हूं कि आप वो 2 वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सोम कंटिन्यूटी के साथ समझ में आने लगेगा। ठीक है, हम बहुत ही ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं और थोड़ा सा उनमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा टाइटल होने वाला है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। देखिए क्या होता है, जब लोड अप्लाई होता है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस लेकर आता है अपने साथ। अगर आप उस लोड का बिहेवियर और उसके द्वारा अप्लाइड आने वाली स्ट्रेसेस को समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। एक दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी आपका जो एसएससी जेई का एग्जाम होता है या फिर किसी भी स्टेट जेई का या स्टेट एई का एग्जाम होता है, तो वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल ना पूछकर थ्योरेटिकल वे में आपसे पूछा जाता है, एक लैंग्वेज वे में पूछा जाता है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक बल किसी वस्तु के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समानांतर काम करता है और उस एक्सिस से होकर गुजरता है, तो उस बल के द्वारा वस्तु में या फिर उस ऑब्जेक्ट में उत्पन्न होने वाली स्ट्रेसेस कौन सी होंगी। तो इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अगर आप कंसेप्ट समझ गए एक बार तो आपको ये सारे क्वेश्चंस टैकल करने में बहुत इजी हो जाता है। तो आज मेरे साथ हम लोग वही सीखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे उनको एग्जाम में इफेक्टिव वे में करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो आप बने रहिएगा और साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, ये केवल एक ब्रश अप वीडियो होने वाला है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, देखिए आपके पास लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो कंटिन्यू करता हूं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस से। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में करने से पहले मैं आपसे केवल 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अपने आप से आप ये सवाल करें और मुझे आप बस कमेंट में अभी के अभी लिखकर दिखा दें कि क्या आंसर होने वाला है, इसमें किस तरह की स्ट्रेस आने वाली है। अगर लोड कंडीशन ऐसा लगा हुआ है तो किस टाइप की स्ट्रेसेस यहां डेवलप होंगे। आप इस चीज को अपनी नॉलेज के लिए अपने लिए आप इसको टेस्ट करें एक बार। ठीक है, फिर हम लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को फिर से करेंगे, फिर आप ही मुझे बताओगे। अगर लोड इस तरह का लगा हुआ है तो किस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होने वाली है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखा हुआ हूं। ठीक, तो अब इनको थोड़ा सा देखेंगे समय के साथ कि हाँ, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या हम इनको कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। देखिए हमारे पास बेसिकली 2 तरह की स्ट्रेसेस होती है। एक होती है डायरेक्ट स्ट्रेसेस, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस में आपको फिर से 2 कैटेगराइज कर देते हैं हम इनको, मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। एक होती है नॉर्मल, एक होती है शियर। नॉर्मल लोड और शियर लोड मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप पहले इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज सब हवा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल में 2 तरह के लोड लग सकते हैं। कैसा? एक इस तरह का लोड लग सकता है, दूसरा इस तरह का लोड लग सकता है। आप दोनों को नाम जानते हैं। इसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। टेंसाइल लोड टेंसाइल स्ट्रेसेस लाता है, कंप्रेसिव लोड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लाता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जो लोड लग रहा है वो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। ठीक है, तो इसलिए इनको हम नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में रखते हैं।
शेयर स्ट्रेस, इनको दिखाते कैसे हैं, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा टी लिख देते हैं टेंसाइल के लिए और सिग्मा सी लिख देते हैं कंप्रेसिव के लिए। आपको बस इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि टेंसाइल क्या है, कंप्रेसिव क्या है। शेयर स्ट्रेस, शेयर लोड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेंगे। इसकी वजह से जो स्ट्रेस आती है उसको शेयर स्ट्रेस बोला जाता है। आप उसको टाउ से डिनोट करते हो। कैसे दिखाया जाता है मैं आपको एक बार एक्स दिखा देता हूं। यहां से इस बॉडी को फिक्स किया, आपने इस तरह का कोई लोड लगाया, इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएंगी शेयर स्ट्रेस। लोड कैसा है, एरिया, ये आपका एरिया है, इसके पैरेलल लोड लगा हुआ है। जहां पर एरिया के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ था, यहां एरिया के पैरेलल लोड लगा, इसकी वजह से यहां पर शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ठीक, ये आप वहां से देख लेंगे। देखिए फॉर्मूला, स्ट्रेसेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, तो यहां भी पी अपॉन ए, पी अपॉन ए, पी अपॉन ए। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेसेस में जब आपका स्ट्रेस निकालोगे नॉर्मल स्ट्रेस को पी अपॉन एरिया से, तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस के केस में एरिया है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। शेयर स्ट्रेसेस के केस में आपको याद रखना है पी अपॉन ए में जो आपका एरिया है ये आपका है पैरेलल एरिया। वहां परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर पैरेलल एरिया, ये आपको याद रखना है यहां से। फिर आपके पास आते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। देखिए इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस आपके पास दो तरह की होती है, एक बेंडिंग, एक टॉर्जनल। ठीक है, होता क्या है जब आप किसी वस्तु पर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड की वजह से कुछ तो डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब उस लोड का डायरेक्ट इफेक्ट होती है वो स्ट्रेस। जैसे यहां मैंने लोड में खींचने वाला टेंसाइल लोड लगाया तो तनाव उत्पन्न हो गया, ये डायरेक्ट एक्शन है लोड का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो कि अब लोड ऐसा लग गया है, अब लोड ऐसे लग गया है, इस लोड की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये लोड डायरेक्ट इसमें इसका काम इसको तनाव उत्पन्न करना नहीं था, वो तो इनडायरेक्टली तनाव उत्पन्न हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है। अगर ये फिक्स ना होता इस पॉइंट पर और हिंज होता तो ये घूम जाता इस लोड की वजह से, तो कोई तनाव भी उत्पन्न नहीं होता, तो उस केस में कोई स्ट्रेसेस भी नहीं कह सकता तनाव उत्पन्न होंगी। लेकिन ये क्योंकि फिक्स हो गया एक डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर लोड लगाया तो उसमें तनाव उत्पन्न हो गया, तो इनडायरेक्टली तनाव उत्पन्न हुआ है, तो उसको इनडायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप करेंगे। कौन सी इसकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, वो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी। आने वाले चैप्टर में हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां से बेंडिंग स्ट्रेसेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, बस बेसिकली आपको थ्योरेटिकल समझना है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस यहां से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इस लोड की वजह से एक बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से इनडायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, P इंटू एल, अगर इसकी लेंथ L है तो यहां से आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट है। फिर दूसरी टॉर्जनल, आपको टॉर्जन का भी एप्लीकेशन पता है कि ये अगर आपका कोई मेंबर है और इस मेंबर पर मान लेता हूं कि एल शेप का कोई मेंबर है। ठीक है, एल शेप का कोई मेंबर है और इस मेंबर पर कोई लोड लगा हुआ है, जो लोड इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लोड आपका ऐसे लगा हुआ है, पी लोड। ये पी लोड क्या कर रहा है, बेसिकली आपके पास इस तरह का कोई मेंबर अरेंजमेंट है, इसको मैंने फिक्स कर दिया एक पॉइंट से, इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, और यहां पर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लोड लगा रहा हूं तो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये घूम रहा है क्योंकि ये घूम सकता है ना। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, इसको घूमने ना दूं, तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा केवल। तो इसकी वजह से ये लोड इसको घुमाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इस वस्तु में एक ऐठन उत्पन्न होती है, ऐठन। उस ऐठन की वजह से कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, उनको टॉर्जनल स्ट्रेसेस बोला जाता है। ये भी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे हमारे साथ। तो यहाँ टॉर्जनल स्ट्रेसेस। अब बात आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए। सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वाली एक्सिस को हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, जो एक्सिस क्रॉस सेक्शन एरिया से, सभी क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर गुजरे और हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हो, उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और एनी अदर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नोन एज लेटरल एक्सिस।
ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया क्योंकि हर एक क्रॉस सेक्शन से होकर गुजर रहा है और सब पर परपेंडिकुलर भी है। लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर जितनी भी एक्सिस होंगी, वो कहीं से भी खींचो आप इसके परपेंडिकुलर, वो सब लेटरल एक्सिस कहलाती है। बस समझ में आई? वो सब लेटरल एक्सिस कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल एक होती है, लेटरल दो होती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्स डायरेक्शन को हम लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं तो y और z ये दोनों लेटरल होंगी, और अगर मैं y डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा हूं तो x और z ये दोनों लेटरल होंगी। तो समझ में आया, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, दो लेटरल एक्सिस होती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। तो अब पहला थियोरेटिकल क्वेश्चन, इफ अ लोड यानी कि अगर कोई बल किसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समानांतर, इस समानांतर है, इस एक्सिस के समानांतर है, कोई लोड किसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समानांतर लगा हो और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होकर गुजर रहा हो, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होकर गुजर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होकर गुजर रही है, तो कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी? नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी सर। अगर कोई लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हो और उससे होकर गुजर रहा हो तो नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप करेगा। बात समझ में आई? दूसरा, अगर कोई लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, अगर कोई लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उससे उसको काट कर गुजरता हो, अगर कोई लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, अगर कोई लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो पर उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को भी क्रॉस कर निकलता हो, उसको काट कर निकलता हो। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसका सामने से डायग्राम बनाऊंगा तो ये लोड जो यहां लगा हुआ दिखा है ना P, ये एक्चुअल में यहां से नहीं, यहां से होकर गुजर रहा है, इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, मिड पॉइंट से, सेंटर से, इसके यहां से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस गुजर रही है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर होकर गुजर जाएगा, उससे टच होता हुआ गुजरेगा, लेकिन है परपेंडिकुलर, लेकिन उसको काटते हुए गुजर जाएगा। उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उनको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। उनको हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये बात समझ में आई? अगर कोई लोड गुजर रहा है परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेकिन उसको काटते हुए गुजर जाए तो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरा आपको डायग्राम बना दूं, मैं आपको ये कह दूं कि जो ये स्ट्रक्चर है, ये मान लो स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन था, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की कोई स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस तरह का कोई सा क्रॉस सेक्शन है, यहां से फिक्स है, ठीक। मैंने कोई लोड लगाया और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये सेंटर पॉइंट है, इससे होकर गुजर रहा होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मैंने कोई लोड लगाया, लोड जो है इससे होकर गुजर रहा है, तो यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगी। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर हो, ठीक, यही स्ट्रक्चर हो लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो जाए। कैसे चेंजेस हो जाए? कि अब जो लोड है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ना गुजरे, तो सर कहां से गुजरे? सर कहीं से भी गुजरे, बस उससे ना गुजरे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अभी लोड जो है वो यहां से लग रहा है, सर ये तो यहां से गुजर गया, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है लगा, तो अगर सामने से देखोगे तो सर ये लगा हुआ है तो कंडीशन वही, सर है तो इसको भी सामने से देखोगे तो सर यही दिखाई देगा, लेकिन सर दोनों में फर्क है। यहाँ जो लोड का एक्सिस है ना, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर तो है लेकिन उससे होकर गुजर रहा है, उसको काट भी रहा है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन उससे होकर नहीं गुजर रहा, सर इतना डिस्टेंस से दूर से निकल गया, समझ रहे हो? यानी कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है दूसरे केस में, तो लोड जो है मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लोड जो है पहले बेंडिंग के केस में इससे होकर गुजरेगा, इसको टच करते हुए गुजर जाएगा। दूसरे वाले केस में सर उसके ऊपर नीचे से कहीं से निकल गया, सर लॉन्गिट्यूड परपेंडिकुलर तो है लेकिन उसको टच थोड़ी कर रहा है, उसके तो ऊपर नीचे से निकल गया सर, तब क्या होगा? इसकी वजह से एक टॉर्जनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, टॉर्जनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। समझ में आ गया? अ लोड पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट, नॉर्मल स्ट्रेस। अ लोड perpendicular to longitudinal axis and cross it, bending stress. A load perpendicular to longitudinal axis but did not pass through it, torsional stresses डेवलप होंगी। तो ये आपका डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस हैं, कैसे कैसे लोड की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं कि यहां कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी।
तो सर आपको एक बात तो बताइए कि आपको लोड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसका कंपोनेंट बना सकते हो। सर अगर ये थीटा है तो ये P cos थीटा हो जाएगा। सर ये वाला P sin थीटा हो जाएगा। सर इसकी वजह से क्या होगा? सर अब देखो क्या क्या होने वाला है। सर अगर ये वाला लोड देखूंगा तो ये इस एरिया के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो इट मींस ये क्या करेगा? सर ये नॉर्मल स्ट्रेसेस लेकर आएगा अपने साथ, टेंसाइल टाइप की। सर ये नॉर्मल लाएगा टेंसाइल, P cos थीटा अपॉन A, P cos थीटा अपॉन A। सर नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस होंगी। और P sin थीटा क्या है? सर ये पैरेलल लग रहा है इस एरिया के। सर ये इस एरिया के पैरेलल लग रहा है, तो ये क्या करेगा? सर ये क्या लेकर आएगा? सर शियर स्ट्रेसेस लेकर आएगा अपने साथ। क्या लेकर आएगा? सर शियर स्ट्रेस लेकर आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सर अपने साथ बेंडिंग भी लेकर आएगा। क्यों? सर ये लोड अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो सर ये तो इसको बेंड भी तो कर रहा है। सर इसके वजह से ये बेंडिंग भी तो होगी हल्की सी, तो इनडायरेक्ट भी आएंगी। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट का बेंडिंग भी आ जाएंगी। बात समझाई? ये लोड जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। सर इस एरिया के पैरेलल है तो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, और ऊपर की तरफ खींच रहा है तो उसकी वजह से सर इसको बेंड भी करेगा, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी लेकर आएगा। बात समझ में आ गई? सर यहां क्या होगा? सर ध्यान से देखो ना एक बार, देखो तो सही, ये थीटा एंगल है तो यहां पर P cos थीटा, सर ये ऊपर से आएगा P sin थीटा। सर क्या दिख रहा है? सर ये दिख रहा है मुझे कि एक लोड, आप बता करो एक लोड है। सर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लेकिन ये लोड जो है ये पैरेलल तो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, लेकिन उससे होकर नहीं गुजर रहा है। तो सर ये क्या करेगा? सर ये लोड आपको यहां दिखाई देगा ऐसा, P cos थीटा। मैं क्या करता हूं? सर इसको शिफ्ट कर लेता ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर इसको यहां शिफ्ट कर लेता हूं पैरेलल थ्योरम से। सर शिफ्ट कर लिया मैंने इसको, फिर लेकिन सर ऐसे खाली शिफ्ट थोड़ी होगा। ये लोड इंटू ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, D। सर लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर एक मूवमेंट भी तो लाएगा अपने साथ। कितना? सर P cos थीटा इंटू D का एक मूवमेंट लेकर आएगा, तब जाके शिफ्ट होगा। अब मैं इसका फिगर बना सकता हूं नया। क्या फिगर बनेगा? सर ये बन जाएगा अब ये। सर अब क्या बनाइए इसको? सर इतना बना दो। लोड को तो आपने कर ही दिया सेग्रीगेट। सर यहां लगाओ P cos थीटा, और सर एक मूवमेंट भी लगाओ। कौन सा? सर P cos थीटा इंटू D, और जो ये लोड है सर इसको P sin थीटा रहने दो। अब देखो क्या क्या हुआ। P cos थीटा की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस, P sin थीटा D की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये बेंडिंग मूवमेंट है। P sin थीटा की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी, क्योंकि एक बेंडिंग मूवमेंट जनरेट करेगा P sin थीटा इंटू L का, बाय लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर एक बेंडिंग मूवमेंट यहां से भी आएगा, तो यहां से भी बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी। और ऊपर से शेयर लोड ये शेयर लोड है, इस एरिया के पैरेलल लगा हुआ है ये लोड एरिया के पैरेलल है, तो शेयर स्ट्रेसेस भी लेकर आएगा। सर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेसेस आ जाएंगी। फिर समझ रहे हो? थोड़ा सा इस वीडियो को रिवाइंड करो, 2-3 बार देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है? जब आप समझ जाओगे, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। 2-3 बार देखो इस चीज को, रिवाइंड करो कि मैंने कैसे लोड को सेग्रीगेट किया, कैसे मैंने कहा कि कौन सी स्ट्रेसेस आएंगी। एक बार अगर आप ये समझ गए कि लोड की वजह से कौन सी स्ट्रेसेस आती हैं, तो प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता। आप उसको बच्चा प्रॉब्लम बन जाएगा, सॉल्व कर लोगे इजीली। ठीक है? लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आप समझ जाओ कौन से लोड से कौन सी स्ट्रेस आती है। ठीक है? तो इस वीडियो का मोटिव इतना ही है कि आप टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को समझो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा स्ट्रेस और लोड से रिलेटेड। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।